हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो बेटा। हेलो हेलो हेलो। आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो ना? बस साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है या नहीं? साउंड परफेक्ट है या नहीं? कंटिन्यू करते हैं। साउंड परफेक्ट है या नहीं? कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर कौन सा है आज? 2। ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। क्लियर बिल्कुल? तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। क्लियर है? तो आज हमें पिट्यूटरी कवर करनी है। आज का टारगेट क्या है? पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है और थाइमस है। ठीक है। तो पिट्यूटरी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो पिट्यूटरी में कितना कर दिया था एक बार बताता हूं और कंटिन्यू आगे करता हूं। ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? एक बार कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टारगेट है हमारा, पिट्यूटरी पहले है, पिट्यूटरी कवर करके तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कवर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पिट्यूटरी में क्या क्या करा दिया था? क्लियर है? समझो मेरी बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी के अंदर, पिट्यूटरी में क्या क्या हो गया था भाई। पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड है, पहली बात। ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? मटर के यानी छोटा सा मटर के साइज, जितना बड़ा साइज होता है, एक कैविटी के अंदर होती है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? शैला टर्शिका। क्या बोलते हैं? शैला टर्शिका। ठीक है। एक कैविटी में होती है जिसको हम शैला टर्शिका बोलते हैं। किस बोन के अंदर होती है जरा बताओ? इस फिनोइड बोन, इस फिनोइड बोन के अंदर होती है सेला टर्शिका। बिल्कुल, इस फिनोइड बोन के अंदर होती है, सेला टर्शिका के अंदर होती है, डाइनसेफेलॉन के अंदर होती है। ठीक है। क्योंकि डाइनसेफेलॉन के अंदर मैंने बताया था थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्लियर है? और एपिथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होती है और एपिथैलेमस के ऊपर पीनियल ग्लैंड होती है। क्लियर बिल्कुल? एपिथैलेमस के ऊपर पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी। तो पोजीशन समझ में आ गई? ठीक है। किससे जुड़ी होती है? आप बोलोगे इनफंडीबुलम। किससे कनेक्टेड होती है? इनफंडीबुलम से जुड़ी होती है। ठीक है। हाइपोथैलेमस के थ्रू। पिट्यूटरी के दो लोब थे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर लोब था वो एक्चुअल में हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, जबकि पोस्टीरियर लोब कंट्रोल नहीं होता, वो हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। ठीक है। क्योंकि हाइपोथैलेमस के जो सिक्रेटरी न्यूरॉन थे, हाइपोथैलेमस के जो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स थे, समझ रहे ना मेरी बात? हाइपोथैलेमस के जो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स थे, वही सिक्रेटरी न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाने का काम करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को जोड़ता है, पर इनफंडीबुलम एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है? तो इनफंडीबुलम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि भाई एक्चुअल में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से एक पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होती है। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, 5 ग्रुप्स, इनको ट्रॉफिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है। जिनके अंदर हार्मोन का फॉर्मेशन और सीक्रेशन दोनों होता है। समझना मेरी बात? इसके अंदर हार्मोन का फॉर्मेशन और सीक्रेशन दोनों होता है। तो जहां पर हार्मोन का फॉर्मेशन सीक्रेशन दोनों होता है, ठीक है, उन छोटे छोटे ट्रॉपिक सेल्स को, क्लियर है, समझ रहे हो, जिनको कंट्रोल करने के लिए एक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है। जो सिक्रेटरी न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। अब ये सिक्रेटरी न्यूरॉन दो टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं बेटा, वो इन सेल को स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सीक्रेशन के लिए। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो भी इसी सिस्टम के थ्रू नीचे आएंगे, इंट्रोपिक सेल के पास। वो इन सेल को स्टिमुलेट करेंगे इनहिबिट करने के लिए। तो सीक्रेशन और इनहिबिशन यानी सिंथेसिस और इनहिबिशन दोनों ही कंट्रोल होता है इन सिक्रेटरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो हाइपोथैलेमस में है। और वो न्यूरो कह सकते हो ट्रांसमीटर से हार्मोन रिलीज करते हैं जो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है और इन ट्रॉपिक सेल को स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन और इनहिबिशन के लिए। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां मैंने कल क्लियर करा दिया था आपको, बेसिक बेसिक चीजें बता दी थी। पिट्यूटरी के दो पार्ट थे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट को एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर बात की जाए, एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर बात की जाए तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। पार्स इंटरमीडिया ध्यान रखना है एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है, पोस्टीरियर का पार्ट नहीं है। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं एक तरीके से? न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि ये न्यूरॉन का एक बंच है, एक बंडल है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर बिल्कुल? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। क्लियर है? और न्यूरो हाइपोफाइसिस की अगर बात की जाए तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का एक नाम और हो रहा है, और बोल सकते हो पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसको हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं।
समझ रहे हो ना मेरी बात? तो पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्बोसा, ये 3 पार्ट हो गए। क्लियर है? पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्बोसा, ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इन पर क्वेश्चन बन सकता है। पार्स, अगर मैं डिस्टेलिस की बात करता हूं तो यहां ग्रुप ऑफ सेल आ गए, जैसे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाले सोमेटोट्रॉफ या सोमेटोट्रॉफिक सेल, ठीक है, या थायरोट्रॉफ, थायरोट्रॉफिक सेल, समझ रहे हो, गुनेडोट्रॉफ, गुनेडोट्रॉफिक सेल्स, समझ रहे हो ना मेरी बात, लैक्टोट्रॉफ या लैक्टोट्रॉफिक सेल। क्लियर है बिल्कुल? और क्या क्या बचा? थायरोट्रॉफ हो गया, गुनेट्रॉफ हो गया, कॉर्टिकोट्रॉफ या कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल। तो 5 टाइप के ग्रुप ऑफ सेल एंटीरियर पिट्यूटरी में देखने को मिलते हैं। कहां मिलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में देखने को मिलते हैं। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात की जाए तो यहां कुछ नहीं है, वही सिक्रेटरी न्यूरॉन के टर्मिनल एंड, वही सिक्रेटरी न्यूरॉन के टर्मिनल एंड्स हैं, ठीक है, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल हैं, भरे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नो डाउट, यहां तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके मैं हार्मोन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ये एक लौते हार्मोन ऐसे हैं जो किसी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल नहीं करते, ये तो सिर्फ और सिर्फ, समझना, अदर, समझ रहे हो, पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है, पूरी बॉडी में ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है, जिससे कार्टिलेज, बोन, बॉडी टिश्यू की ग्रोथ होती है। ठीक है, यानी ये इनडायरेक्टली बीएमआर को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, अगर मान लो इनका सीक्रेशन ज्यादा हो गया, नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? अगर इनका सीक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देंगे। यानी ऐसा लगेगा मानो डायबिटीज हो गई हो, डायबिटोजेनिक इफेक्ट, ऐसा लगेगा डायबिटीज हो गई हो, पर वो डायबिटीज नहीं है। ठीक है, आप समझना, डायबिटीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, पर यहां पर क्या है? हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हो जाए, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ग्लूकागोन का हाइपर सीक्रेशन हो जाए, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। थायरोक्सिन का हाइपर सीक्रेशन हो जाए, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। ऐसी कॉर्टिसोल भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका भी हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो डायबिटोजेनिक इफेक्ट। 4 हार्मोन बताए हैं। ठीक है, इन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, एक बार क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन वो वही बच्चा कर सकता है जिसके कंसेप्ट एनसीईआरटी से एकदम क्लियर है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन आती है, पर वो क्या होती है, कई जगह से, यहां से उठाई, एक अलग से उठाई, एक अलग से उठाई, मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया, यहां एरर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये ध्यान रखना है आपको, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। अब मैंने बताया था हार्मोन का हाइपर और हाइपो दोनों ही खतरनाक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन अर्ली एज में हो जाए तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। तो क्या हो जाएगा बेटा? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाएगी। क्लियर बिल्कुल? तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाएगी। मिडगिड सर्कस के बोने, मिडगिट जिनको बोलते हैं सर्कस के बोने, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, मिडगिट सर्कस के बोने। क्लियर है? जो मेंटली नॉर्मल होते हैं, ध्यान रखना है, सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं, ठीक है, पर आप फिजिकली डॉफ होते हैं। ठीक है, तो मिडगिट याद रखने हैं आपको। ठीक है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर हाइपर सीक्रेशन अर्ली एज में हो जाए तो जेंट, जेंट बन जाएगा, गाइगेंटिज्म। याद आया? जेंट, खली लाइक स्ट्रक्चर, गाइगेंटिज्म। क्लियर है? और अगर जैसे एज बढ़ चुकी है भाई, अब हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर अब इस समय सोचो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन हाइपर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है? अगर इस समय ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन हाइपर हो जाए तो आपको लोअर जो बाहर आ जाएगा, एक्रोमेगेली, नोज की बोन, प्रैक्टिकली देखा गया है नोज की बोन बाहर आ जाती है। ठीक है, यानी भाई अब ग्रोथ तो हो रही नहीं है, सारे के सारे कार्टिलेज फ्यूज हो चुके हैं, उनका ऑसिफिकेशन हो चुका है, अब लेंथ नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? एक्रोमेगेली हो जाएगी, लोअर जो बाहर आ जाएगा, नोज की बोन बाहर आ सकती है, या और भी टेल बोन बाहर आ सकती है, इन पर सीधा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना, डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताए थे, जो थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई थायरोक्सिन को रिलीज करो, बीएमआर बढ़ाना है। समझ रहे हो? इसी से कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ये कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को इंड्यूस करते हैं कि भाई कॉर्टिसोल को निकालो, टाइम आ गया। क्लियर है बिल्कुल? समझ रहे हो? एड्रिनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट किया जाता है। इसी से निकलने वाले हार्मोन समझना, एक होता है पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, जो कह सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्ट हो जाता है, पर इसका सही इफेक्ट आफ्टर प्रेगनेंसी होता है। जब लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है ना, तब प्रोलैक्टिन का रोल स्टार्ट होता है। ये प्रोलैक्टिन समझना प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट पहले ही हो जाएगा, पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही बेबी को लैक्टेशन स्टार्ट किया जाता है उस समय इसका खतरनाक रोल होता है। ठीक है, पीआरएल, ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या काम करता है? मिल्क का फॉर्मेशन, समझ रहे हो, मिल्क का जनरेशन, सो इट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। पर ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को भी इंड्यूस करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, सो इट इज कॉल्ड मेमोट्रोपिक हार्मोन। लिखा था मैंने, मेमोट्रोपिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। मेमोट्रोपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। लैक्टोट्रोफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक है, यानी मेमोरी ग्लैंड में लैक्टेशन, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। क्लियर है? तो यहां तक मैंने बताया था, और एक मैंने इसका इनहिबिटरी इफेक्ट भी बताया था जो खतरनाक है, और मैं अभी पढ़ाने भी वाला हूं 12th वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, मैंने बताया था जब तक पीआरएल निकलेगा, एनसीईआरटी में 6 मंथ का टाइम दे रखा है, जब तक पीआरएल निकलेगा एनसीईआरटी में 6 मंथ का टाइम दे रखा है, तब तक ये जीएनआरएच के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा।
GnRH के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, और GnRH नहीं निकलेगा तो LHFSH नहीं निकलेंगे, मींस LHFSH नहीं निकलेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगी। तो लैक्टेशन के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, किसकी वजह से? इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन, PRL के इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो अब हम गोनेडोट्रॉफ की बात करेंगे। अगला हमारा जो टारगेट होगा वो गोनेडोट्रॉफ है। क्या है? गोनेडोट्रॉफ। तो अगला हार्मोन होगा हमारा, होगा साइट गोनेडोट्रॉफ। गोनेडोट्रॉफ, अगर मैं गोनेडोट्रॉफ की बात करता हूं, ठीक है, तो गोनेडोट्रॉफ के अंदर दो हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो गोनेडोट्रॉफ क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। रिलीज गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, क्या रिलीज करते हैं? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, क्लियर? बिल्कुल। गोनेडोट्रॉफ क्या रिलीज करते हैं? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। अगर मैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की बात करता हूं बेटा, तो कौन कौन से हार्मोन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन होते हैं समझना। तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन में दो लिखाऊंगा मैं, एक LH और FSH, जो मेल और फीमेल दोनों में निकलते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं मेल में बात करता हूं तो ये हार्मोन मेल में भी निकलते हैं, ध्यान रखना। गोनेडोट्रॉफ मेल में भी निकलते हैं और गोनेडोट्रॉफ फीमेल में भी निकलते हैं। गोनेडोट्रॉफ मेल में भी निकलते हैं और गोनेडोट्रॉफ फीमेल में भी निकलते हैं, ठीक है। अब समझना मेरी बात, मेल में जो गोनेडोट्रॉफ निकल रहे हैं वो दो हैं, वही LH और FSH। ऐसे फीमेल में भी जो गोनेडोट्रॉफ निकल रहे हैं वो भी दो हैं, LH और FSH। समझना, समझना अच्छी तरीके से, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेल में, तो मेल में दोनों हार्मोन की बात करूंगा। सबसे पहले LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, मेल में LH भी निकलता है और मेल के अंदर FSH भी निकलता है। मेल में LH भी निकलता है और मेल में FSH भी निकलता है, ठीक है। ऐसे फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर FSH भी निकलता है, पहले FSH लिख देते हैं, FSH, और फिर LH लिख देते हैं, ठीक है, LH। यानी मेल हो या फीमेल, दोनों के अंदर LH और FSH रिलीज होते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के अंदर दो ही हार्मोन आते हैं, ठीक है। कौन कौन से गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कौन कौन से आएंगे बेटा? दो ही हार्मोन आएंगे, कौन कौन से? LH आएगा एंड FSH आएगा। LH और FSH दोनों ही गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, क्लियर? बिल्कुल। LH और FSH दोनों ही गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। LH और FSH दोनों ही गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, ठीक है। हाँ, अभी बताता हूं, ठीक है, किस तरीके से कौन किसको लीड करता है। तो एक बार समझ में आ गया, गोनेडोट्रॉफ की बात चल रही है, ठीक है। गोनेडोट्रॉफ क्या रिलीज कर रहे हैं? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। और गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के अंदर दो आ गए, LH आ गया, FSH आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोटीन नेचर के होते हैं, मोस्टली हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी, ठीक है। मोस्टली हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी आर प्रोटीनियस इन नेचर, तो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो गोनेडोट्रॉफ का नेचर भी प्रोटीन ही होता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं गोनेड्स से रिलेटेड है तो भाई स्टीरॉइड्स होंगे, नो, प्रोटीन नेचर के हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स को मतलब गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं, पर इनका खुद का नेचर प्रोटीन है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। LH और FSH प्रोटीन नेचर के हैं, मेल में भी निकल रहे हैं और फीमेल में भी निकल रहे हैं। अब मेल में क्या काम है, ठीक है, अब मेल का काम देखो, मेल में क्या काम है, ठीक है। अगर मैं मेल में इनकी बात करता हूं तो मेल के अंदर अभी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी मेल के अंदर जो LH होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, मेल के अंदर ये टेस्टिस के अंदर एक सेल्स होते हैं, टेस्टिस में कुछ सेल्स होते हैं, इनको लिडिक सेल्स बोलते हैं। ये LH आता है और लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि टाइम आता है, कौन सा टाइम आता है आपके को? प्यूबर्टी वाला टाइम आता है। जब प्यूबर्टी वाला टाइम आता है तब ये हार्मोन निकलता है, उन सेल को स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए? कि भाई टाइम आ गया, अब टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराओ। तब जाकर के ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है। समझ में आया नहीं आया? तब जाकर के ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है, और ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को तो मेंटेन करता ही है, साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, और एनाबॉलिक इफेक्ट तो दिखाता ही है। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब है मस्कुलरिटी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो मस्कुलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आप बोलोगे टेस्टोस्टेरोन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली LH क्या काम कर रहा है? LH लिडिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए। और टेस्टोस्टेरोन भाई एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है, आप बोल सकते हो एनाबॉलिक इफेक्ट के साथ साथ, ठीक है, एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब है मस्कुलरिटी, गैमेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट शाउट है? ठीक है, तो LH का फंक्शन समझ में आया। तो LH के फंक्शन फिर से बोल रहा हूं मैं, LH डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्टिस को स्टिमुलेट कर रहा है गैमेटोजेनेसिस के लिए, उसको मैंने हटा दिया बीच वाले पार्ट को, गैमेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए,
हेलो सर। अरे अरे वाह, आओ सर, आओ आओ। चल जाती है, कोई नहीं। तो भाई आज क्लास में आए हैं, कौन कौन आए हैं? सर्वेश सर आए हैं, आदित्य आनंद सर आए हैं, सर आओ। और आज सरप्राइज लेकर के आए हैं। क्या सरप्राइज होगा, गैस करो। हाँ भाई, बच्चों सरप्राइज बाद में बताएंगे, पहले बच्चों से एक बात करें, मैं वो तो मुझे थोड़ा सा माइक दे दो। चल जाएगा, कहाँ चलेगा, दौड़ेगा तो फिर ठीक है। देखो यार बच्चों, आप लोग बताओ जरा कि यदि पैर में फ्रैक्चर हो, प्लास्टर चढ़ा हो, ठीक है, और हड्डी ना जोड़ रही हो, तो क्या क्लास लेना सही है, या एक दो दिन का रेस्ट लेकर हड्डी को जोड़ लिया जाए? ठीक है, आप लोग बताओ। मैं तो सर को 2 बार बोल चुका हूँ, कल भी बोला था, परसों भी बोला था, इसी वजह से आज मैं चलती हुई क्लास में आ गया। लगातार क्लास लिए जा रहे हैं सर। हाँ। एक भी मतलब क्लास कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये है संकल्प भारत का। तो संकल्प भारत की टीम ऐसी ही टीम नहीं है, ये पूरी टीम मतलब हाईली डेडिकेटेड टीम है। मैं सच कह रहा हूँ, हर टीचर के अंदर जुनून भरा पड़ा है। नहीं, आपकी बात सही है सर, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा सिलेबस आ जाए। ये आ जाएगा सर, आ जाएगा। नहीं, तो प्लास्टर ही टूट गया, नहीं, तो चलो बच्चों को और भी बातें बता दे जब आई गए तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोलूं? हाँ, ठीक है सर अरे आप बोलो सर प्लीज। देखो, ये तो आपको पता ही है कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ फेस्टिवल आते हैं, ठीक है। तो संकल्प भारत हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आता है, ठीक है। ये आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि संकल्प भारत बना ही बच्चों से, क्योंकि पूरा मतलब एक तरीके से कनेक्शन है, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। तो जो भी कोशिश हो सकती है बेस्ट से बेस्ट वो करने की हमेशा कोशिश करता है संकल्प भारत, आपकी पूरी टीम, ठीक है। तो इस बार भी कुछ लेकर के आ रहे हैं आपके लिए सरप्राइज, क्योंकि रक्षाबंधन अगेन एक फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है। तो रक्षाबंधन पर कुछ लेकर के आ रहे हैं, आज शाम को ही अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो आज शाम को 7 से 8 के बीच में संकल्प भारत के ऑफिशियल चैनल पे हम लोग लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, तो सबको जुड़ना है। रक्षाबंधन का गिफ्ट है, रक्षाबंधन का गिफ्ट आज शाम को 7 बजे ऑफिशियल चैनल पर संकल्प भारत के, ठीक है। और बस मैं यही चाहूंगा, संकल्प भारत की टीम आपके संग लगी हुई है और लगी रहेगी। आप भी अपना पूरा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी टीम ही यार, मतलब मैं आदित्य सर को देख रहा हूँ, लगे रहते हैं बुरी तरह से, मतलब बुरी तरह से। सर्वेश सर, इतनी क्लासें यार, मैं मतलब अनलिमिटेड, क्योंकि जेई भी देख रहे हैं दोनों लोग, और दोनों लोग नीट में भी देखते हैं, ठीक है। तो हर समय लगे रहते हैं, इनसे हम भी मोटिवेट होते हैं भाई, ठीक है। अरे सर मोटिवेशन तो इधर है, मोटिवेशन खत्म कराते हैं बाहर यहाँ अच्छा पे। सर जो है ना कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गए। इनको आप सब लोग बोलो कि कम से कम 2 से 3 दिन का रेस्ट ले, तभी पैर ठीक होगा। डॉक्टर ने बोल रखा है, मेरी बात हुई है कि जब तक कंप्लीट रेस्ट कम से कम 3 से 4 दिन का नहीं लेंगे तब तक नहीं ठीक होंगे, ठीक है। तो आप लोग भी बोलो, हम लोग तो बोल चुके हैं, और आपकी बारी है, अब आप भी बोल दो कि कम से कम 3-4 दिन का रेस्ट ले ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, और क्या, बिल्कुल नहीं, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा हड्डी को थोड़ा चाहिए तब वो जॉइंट होती है, ठीक है। तो थोड़ा इरिटेशन इसलिए बोन में चल रहा है, ठीक है। तो करते हैं बेटा जल्दी, ठीक है। आज शाम को मिल रहे हैं सारे के सारे, कहां पर? संकल्प भारत के ऑफिशियल चैनल पर, क्लियर? बिल्कुल, बाय बेटा, बाय। चलिए सर कंटिन्यू। अरे अरे अरे, क्या हो गया? ठीक है, एलएच और एफएसएच, चलो बीच में से क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई आपकी, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई बीच में से, है ना, ठीक है। चलो, बात चल रही थी, देखो एलएच और एफएसएच मेल में भी निकलते हैं, और एलएचएच और एफएसएच टेंशन मत करो, ठीक है। मुझे पता है यार, इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज के अंदर आप सब पहुंचने वाले हो, ठीक है। कुछ हो जाएगा देख लेना, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। वो मुझे पता है, अगर अंदर से हम सही हैं, अपना पूरा डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो ईश्वरी शक्ति कहते हैं ना, ऊपर से जो एनर्जी है, ठीक है, वो किसी ना किसी माध्यम में आपके साथ कनेक्ट रहती है, और कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। क्योंकि बिलीव नहीं करोगे, मैंने डॉक्टर को दिखाया है 15 दिन बाद जाकर के, जब पेन बढ़ गया, सही नहीं हुआ, तो डॉक्टर बोला ठीक है कि भाई 15 दिन से टूटी हुई हड्डी पे खड़े कैसे हो तुम? उसको ये नहीं पता कि हम खड़े नहीं है, हम तो सुबह से शाम तक सिंगल शॉट वाली क्लास भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें, एनर्जी कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं से एनर्जी आती है, और कहीं ना कहीं बच्चों से एनर्जी आती है। बिलीव नहीं करोगे, ये एनर्जी सही पूछी है मुझे, आप लोगों से ही आती है, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी का सोर्स मेनली आप ही हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टीचर्स, सारे के सारे टीचर्स बच्चों को अगर मोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी टीचर को मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं डेडिकेशन से। तो जब दोनों तरफ से डेडिकेशन होता है ना, तो चीज बहुत परफेक्ट होती है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। तो बस यही कहूंगा कि बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा जब ये डेडिकेशन दोनों तरफ से होगा। बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अपना सफर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अपना सफर रुकना नहीं चाहिए, इसमें हिंड्रेंस आती है, ठीक है।
अगर आप हिंड्रेंस छोटी सी एक गड्ढा है, आपने गाड़ी रोक ली, ठीक है, अब नहीं चल सकता, गड्ढा है आगे, ठीक है, तो जुनून इतना पागल, इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना जुनून इतना परफेक्ट होना चाहिए कि गड्ढा क्या, अगर सामने सब नदी भी आ जाएगी तब भी मेरी कंसिस्टेंसी रुकेगी नहीं, मैं चलता रहूंगा, ठीक है। और ये कंसिस्टेंसी से काम करोगे ना, तो मैं सच कह रहा हूं यार, नीट तो बहुत छोटा एग्जाम है, ठीक है, आगे आने वाले सारे एग्जाम फोड़ डालोगे, ठीक है। तो बस मेरा तो यही है, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, ठीक है, छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उनको मतलब अवॉइड करो और चलते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, सिलेक्शन होगा, झक मार के होगा, ठीक है, समझ रहे हो। सिलेक्शन ही देखो, हमारा टारगेट सिलेक्शन ही नहीं है, ठीक है, हमारा टारगेट बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, अभी लाइफ में आपको बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल अपना भी लाइफ जो जिंदगी जी रहे हो ना, ये भी एक एग्जाम ही है, ठीक है। तो हिंड्रेंस आएंगी, तो बस मैं ये कहता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन की जरूरत है, वो क्यों मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, ठीक है, टीचर से तुम एनर्जी लो, हम तुमसे एनर्जी लेते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और रिजल्ट पे काम करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे गोनेडोट्रॉफ, तो गोनेडोट्रॉफ रिलीज करते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, जो एलएच और एफएसएच होते हैं, एलएच और एफएसएच मेल में भी निकलते हैं और फीमेल में भी निकलते हैं, ठीक है। अगर मेल के अंदर मैं एलएच की बात करूं, समझना, मेल के अंदर अगर मैं एलएच की बात करूं, मेल के अंदर समझना, तो मेल में एलएच क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ऐसे इनडायरेक्टली लिख देता हूं मैं, सीधा फंक्शन, जैसे क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेगा एनसीईआरटी के बेस पर। मेल में ये क्या काम करेगा एलएच, मेल में एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, समझना, ये टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, नंबर 1, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, नंबर 1, ठीक है, आज समझ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, भाई टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करेगा, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा, और टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा, भाई टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एनाबॉलिक इफेक्ट, एटसेट्रा, ये सारे काम एलएच के हो गए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एफएसएच के काम क्या होंगे, मेल के अंदर एफएसएच क्या काम करता है, एफएसएच स्टिमुलेट करता है, एफएसएच स्टिमुलेट करता है किसको, टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल होते हैं, सर्टोली सेल्स को, और सर्टोली सेल क्या रिलीज करते हैं, रिलीज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एफएसएस क्या काम करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एफएसएस क्या काम कर रहा है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को इंड्यूस कर रहा है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को इंड्यूस कर रहा है कौन, एफएसएच, क्लियर है बिल्कुल। एलएच टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को इंड्यूस कर रहा है जो गैमेटोजेनेसिस और एनाबॉलिक फैक्ट मस्कुलरिटी के लिए रिस्पांसिबल है। ऐसे ही अगर मैं फीमेल के अंदर बात करूं, तो फीमेल में एफएसएच क्या काम करता है, नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। और फॉलिकल का अगर डेवलपमेंट होगा, अगर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो आप जानते हो क्या काम होता है भाई, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा मतलब एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल के साथ साथ क्या काम करता है, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एफएसएस जो होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन भी तो बढ़ेगा, ठीक है, वैसे ही वैसे सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल को इंड्यूस करता है एंड सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन को इंड्यूस करता है, क्लियर है बिल्कुल, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन को इंड्यूस करता है, यहां तक कोई डाउट। ऐसी बात करते हैं फीमेल के अंदर, भाई एलएच क्या काम करेगा फीमेल के अंदर, अगर फीमेल में एलएच की बात की जाए, समझ रहे हो ना मेरी बात, एलएच क्या काम करता है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करेगा, भाई नाम ही छुपा हुआ है ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा, यानी ओव्यूलेशन कराएगा और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ओव्यूलेशन कराएगा और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है नहीं, हाँ ओव्यूलेशन बिल्कुल, नंबर 1 ओव्यूलेशन होगा, नंबर 2 जब ओव्यूलेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा,
कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी क्या क्या काम करेगा, ठीक है, एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को, प्रोजेस्टेरॉन के सीक्रेशन को, क्लियर है, और इनिबिन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनिबिन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेगा, समझे या नहीं समझे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनिबिन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ इनिबिन भी करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, यहां आप ऐड कर सकते हो एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेगा, सॉरी एस्ट्रोजन ही सीधे मैं लिखता हूं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नंबर 1, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, और सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। एक्चुअल में डायरेक्टली फंक्शन तुमने सारे लिख दिए हैं, ठीक है, पर इसको अगर एक नए बच्चे को एक्सप्लेन करना हो तो दिक्कत आती है उसको, तो उसके लिए एक स्लाइड में ऐड करूंगा, एक स्लाइड में ऐड करूंगा, देखना। अरे एक स्लाइड में ऐड करूंगा, जैसे ये पिट्यूटरी है, एक एंटीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड है, एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझना। अब इस पिट्यूटरी से, एंटीरियर लोब से एलएच निकल रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी से, पहले मेल का केस दिखा देता हूं मैं, एफ एस एच भी निकल रहा है, एलएच और एफ एस एच दोनों निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे लिखो, एल एच एफ एस एच, ठीक है। अगर मेल का केस है तो मेल में एल एच क्या काम करेगा, मेल के इधर मेल का केस लेके चल रहा हूं, मेल में एल एच क्या काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा लिडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की लिडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जबकि एफ एस एच क्या काम करेगा मेल के अंदर, एफ एस एच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, एफ एस एच क्या काम करेगा, सर्टोली सेल को इंड्यूस करेगा, मेल के केस में, इधर मेल का केस लेके चल रहे हैं, उधर फीमेल का केस लेके चलेंगे, ठीक है। तो मेल के केस के अंदर अगर मैं बात करूं लिडिक सेल, तो लिडिक सेल क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, एनाबोलिक इफेक्ट, एनाबोलिक इफेक्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, एनाबोलिक इफेक्ट, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, एनाबोलिक इफेक्ट, और साथ में आप बोलोगे, ठीक है, एनाबोलिक इफेक्ट आ गया, स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, इन सबको इंड्यूस करता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, एनाबोलिक इफेक्ट और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, इन सबको इंड्यूस करता है, ठीक है। जबकि सर्टोली सेल क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर,
ये क्या काम कराते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मेल के केस में LH ये सारे काम करता है, मेल के केस में FSH ये काम करता है। इनिबिन का रोल यहां नहीं बताएंगे, इनिबिन का रोल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ वो कंसेप्ट सेट नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत डिटेल समझाना पड़ेगा। ऐसे ही फीमेल का केस लेके चल रहे हैं, फीमेल का मेन जो एनसीईआरटी कवर करने वाली बात लेके चल रहे हैं, फीमेल। फीमेल के केस में भी LH और FSH दोनों निकलते हैं, समझना। फीमेल के केस में भी LH और FSH दोनों ही निकल रहे हैं। अगर मैं फीमेल के केस में LH की बात करूं, सबसे पहले FSH की बात करूंगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल के केस में क्या काम करेंगे, समझो। फीमेल के केस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराएंगे, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। कहां पर, इन ओवरी। ओवरी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराएंगे, आप समझ रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। तो FSH हार्मोन जो होता है फीमेल के अंदर फॉलिकल के अंदर, ओवरी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराता है। और आप जानते हो जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो जो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को बढ़ाएगा, दो काम करेगा। और LH क्या काम करेगा फीमेल के अंदर, LH नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पहला काम तो कराएगा ये, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या काम कराएगा, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन काम कराएगा। जैसे ओव्यूलेशन होगा, जैसे ओव्यूलेशन होगा कॉर्पस ल्यूटियम फटेगा, तो सेकेंडरी उस साइड निकल गया, बचेगा क्या, बचेगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब फॉलिकल फटा, सेकेंडरी उस साइड निकल गया कॉर्पस ल्यूटियम, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन एंड मेंटेन, फॉर्मेशन लिखता हूं, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अलावा क्या काम करेगा, मेंटेन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करेगा। और क्या काम करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन रिलीज करता है, रिलीज, कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा, रिलीज करेगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन हार्मोन। इन सारे हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस, यानी इतना समझ में आ रहा है कि गुनेडोट्रॉफ जो पिट्यूटरी में होते हैं, ठीक है, जिनको LH और FSH बोलते हैं, मेल में भी निकलते हैं फीमेल में भी। मेल में LH टेस्टिस के अंदर लिडिक सेल को इंड्यूस करता है, और ये टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल को इंड्यूस करता है। लिडिक सेल को इंड्यूस करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस, एनाबॉलिक इफेक्ट और मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, ठीक है। जबकि सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म के मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, समझ में आया। ऐसे फीमेल के अंदर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करेगा। जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता जाएगा तो फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी के थ्रू। जबकि अगर मैं बात करता हूं LH फीमेल के अंदर, तो LH ओव्यूलेशन कराएगा, यानी कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा, यहां तक कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करेगा। और कार्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, मींस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन हार्मोन के सीक्रेशन को भी यही इंड्यूस करता है। ये पूरा फंक्शन आ गया। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, यस या नो। हाँ, रिलीज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनिबिन हार्मोन, यस। आनंद आ गया सर जी, ओके। बस आनंद ही आना चाहिए, तुमसे सिर्फ आनंद ही चाहिए और कुछ नहीं। बढ़िया तरीके से समझो और हर चीज को ब्रेन में सेट करो, ठीक है। तो मेल वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, फीमेल वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज और रह गई है इसमें हाइपोथैलेमस से पहले, ठीक है, ठीक है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ना, ठीक है, उनका कोई खासा रोल नहीं होता। अगर मैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करूं ना, तो उनका कोई खासा रोल नहीं होता। BMS, एनाबोलिक इफेक्ट। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब नहीं समझते हो यार, ठीक है। मस्कुलरिटी, मैंने बताया था ना, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है, ठीक है। जिम में लोग इंजेक्शंस लेते हैं वो एंड्रोजन की तो लेते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन की तरह और भी एंड्रोजन्स होते हैं जैसे DHEA, ठीक है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन तो नेचुरली ह्यूमन बॉडी में निकलता है जो मस्कुलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पर जो मार्केट के अंदर एंड्रोजन्स आते हैं वो DHEA आता है, ठीक है। वो मस्कुलरिटी जिम में लोग लेते हैं मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, उसको एनाबॉलिक इफेक्ट बोलते हैं। बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, इन सब के लिए इसको बोलते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट। तभी तो कहते हैं मेल के अंदर नंबर ऑफ RBC ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव फीमेल। क्यों होते हैं ज्यादा, इसलिए मेल के अंदर नंबर ऑफ RBC ज्यादा होते हैं क्योंकि मेल
के अंदर एनाबॉलिक इफेक्ट कराने के लिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो नंबर ऑफ आरबीसी को बढ़ा देता है। फीमेल में एंड्रोजन कम होते हैं, तो वहां नंबर ऑफ आरबीसी कंपेरेटिव कम होते हैं। समझे या नहीं समझे? यस या नो? यस। साइड इफेक्ट तो भर भर के हैं अगर बाहर से लेते हो तो, ठीक है। अगर आप बाहर से लेते हो तो साइड इफेक्ट भर भर के हैं, इसलिए नेचुरली इनको रिलीज करना चाहिए। नेचुरली रिलीज करोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। नेचुरली रिलीज होने चाहिए। और मैंने बोला अभी थाई एक्सरसाइज करो, ठीक है, नेचुरली रिलीज कराना है। जो लोग थाई एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर एंड्रोजन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है, इसलिए जिम के अंदर थाई एक्सरसाइज कराए जाते हैं, ठीक है। थाई एक्सरसाइज, ठीक है। भाई उस समय सजा पनिशमेंट मिलता था, देखा होगा स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में या गुरुकुल्स के अंदर, जो जितने भी पनिशमेंट होते थे ना, सारे साइंटिफिकली होते थे, ठीक है। जो बच्चे शरारत करते थे, ठीक है, देखा होगा, ठीक है, स्पेशली जो बॉयज होते थे बॉयज स्कूलों के अंदर, तो उनको क्या करते थे, कान पकड़ो, तेजी से कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ। तो कान पकड़ने से क्या होता था, यहाँ सुपर एक्टिव प्रेशर जो ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तभी तो कंठ छेदन होता है। और उठक बैठक लगाओ, थाई एक्सरसाइज साथ में चल रही है, ठीक है, सुपर थाई एक्सरसाइज चल रही है। मुर्गा बनो, मुर्गा बनने से क्या होता है, आपका जो सर्कुलेशन है ब्रेन की तरफ बढ़ता है और कर्वेचर बढ़िया होता है, हाइट बढ़ती है, ब्रेन तेज होता है, ठीक है। ये सारे वो सारे पनिशमेंट थे जो एक तरीके से वरदान थे, यानी आपको पनिशमेंट भी मिल रहा है और साथ में आपको, समझ रहे हो, उसके इफेक्ट भी बेहतरीन मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस समय लोग नहीं समझते थे इस चीज को, पर पनिशमेंट ऐसे बनाए गए थे जो साइंटिफिकली हो, ठीक है। आज के पनिशमेंट तो गड़बड़ है, जो डंडा मारना ये साइंटिफिकली नहीं है, ठीक है। साइंटिफिकली उठक बैठक लगाना, कान पकड़ना, ठीक है, आप समझ रहे हो, या समझ रहे हो, या क्या करते थे, कान पकड़ के उठा मुर्गा बनाना, ठीक है, ये सब साइंटिफिकली पनिशमेंट थे। हाँ स्टिकर से मारते थे, ठीक है, अब अलग अलग तरीके हैं, पर ये साइंटिफिकली थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और रह गई इसके अंदर। तो पोस्टीरियर देखो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन हो गए। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हमारे अंदर कोई रोल नहीं होता, ठीक है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन उन एनिमल्स में काम करते हैं जो अपना रंग बदलने में सक्षम होते हैं, जैसे गिरगिट, कैमिलियन, समझ रहे हो, जो अपने कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी रखता है। पर मनुष्य तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, ठीक है। ये तो रंग ऐसे बदलता है कि अच्छे अच्छे धुरंधर नहीं पहचान पाएंगे, समझ रहे हो, खतरनाक है। बीएमएस, चलो ठीक है, तो उसका छोड़ो, अब मैं बात कर रहा हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन कौन से होंगे, समझो मेरी बात। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन कौन से होंगे, दो बताए थे मैंने आपको, याद आ गया होगा, वैसोप्रेसिन एडीएच, ऑक्सीटोसिन, बस इन दो का नाम याद रखना है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दोनों के दोनों हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं, यहां से तो रिलीज होते हैं। एडीएच का फंक्शन आप जानते हो, एक्सक्रीशन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये क्या काम करता है एडीएच वैसोप्रेशन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ, increase absorption of water from, increase absorption of water from, कहां से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, एडीएच के रिसेप्टर दो जगह होते हैं, डी सी टी एंड कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जबकि अगर मैं ऑक्सीटोसिन की बात करता हूं, ये क्या काम करता है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। अब ये प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है और यूट्रस में भी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क,
इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का इजेक्शन होगा, सो इट इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इधर तो क्या काम करेगा, आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल, भाई यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब बेबी का बर्थ होता है, सो इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्थ को इंड्यूस करता है। इसको इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन या बर्थ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है इसका, मेन फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स मेमोरी ग्लैंड में भी होते हैं, स्मूथ मसल्स यूट्राइन वॉल में भी होते हैं, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, एक को मिल्क को इंजेक्ट कराने के लिए, एक को बेबी को पास कराने के लिए, बर्थ कराने के लिए। समझे या नहीं समझे, हाँ, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके तो रिसेप्टर बता चुका हूँ, वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। और वैसोप्रेशन और क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल्स। नाम ये वैसोप्रेसिन, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस भी करता है वैसोप्रेसिन। तो दोनों के फंक्शन लिखा दिए हैं मैंने, ठीक है, दोनों के दोनों पोस्टीरियर हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, पर ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, बोथ हार्मोन का फॉर्मेशन, बोथ हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। यहां तक समझ में आया नहीं आया, ये हो गया पिट्यूटरी का पूरा काम खत्म। बीएमएस, मास्टर ग्लैंड, यस। लैग हो रहा है तो एक बार बेटा, एक बार रिफ्रेश कर दो, लैग हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर दो, लैग हो रहा है तो एक बार अभी तक से रिफ्रेश करो, यहां से तो मैं कर चुका हूं। डीसीटी एंड सीडी, हाँ, डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट में रिसेप्टर्स होते हैं। ओके चलो, यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, किसकी बात करने वाले हैं, हाइपोथैलेमस, समझो। हाइपोथैलेमस समझने की कोशिश करना, पहले तो बेसिक बात बता दूं, हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या होती है, कैसा होता है हाइपोथैलेमस। अभी ब्रेन पढ़ाऊंगा इसके बाद में, तब सॉरी ब्रेन तो पढ़ा चुका। ब्रेन के अंदर मैंने बताया था आपको ऐसे एपिथैलेमस होता है और ऊपर एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। अच्छा, और थोड़ा सा ऊपर बनाओ उसको, पीनियल ग्लैंड, एपिथैलेमस, हाइपो नीचे होगा हाइपोथैलेमस, इससे जुड़ी होगी पिट्यूटरी, एक एंटीरियर लोब होगा, एक पोस्टीरियर होगा, इन दोनों के बीच में यहां पर होगा थैलेमस, डंबल जैसा स्ट्रक्चर होता है थैलेमस का, कुछ कुछ डंबल जैसा, ऐसे। ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया, याद आ गया, कैविटी जिसमें चीजें भरी होती हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, एपिथैलेमस, इधर लिखता हूं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये डाइनसेफेलॉन के तीन पार्ट हो गए, याद आ गया होगा, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है, डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। अब सही आ गया, डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के तीन पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और बगल में थैलेमस। ऊपर एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, जो पढ़ाने वाला होंगे, खतरनाक ग्लैंड है। इसके बारे में भी बताने वाला हूँ सर, इसी की बात। और जो नीचे होती है वो पिट्यूटरी होती है, नीचे वाली क्या है, पिट्यूटरी, नीचे वाली क्या है, पिट्यूटरी, ठीक है। चलो, अब बात चल रही थी यहाँ पर हाइपोथैलेमस की, तो मैं इसी फोकस कर रहा हूँ।
अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस अभी ब्रेन में पढ़ा के चुका हूं, जस्ट अभी ब्रेन में पढ़ाया हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने। क्या क्या पढ़ाया ब्रेन के अंदर? इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या है? ब्रेन का पार्ट है, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। एक तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। दूसरा, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये भी पढ़ा के चुका हूं ब्रेन के अंदर, भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। हमारे इमोशनल ब्रेन का भी पार्ट है, कौन? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और क्या है ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री? कंट्रोल ओनली इनवॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल ओनली इनवॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल ओनली इनवॉलेंट्री एक्शन। ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और क्या काम करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है? इसके अंदर सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं? एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये वाला पार्ट मुझे समझाना है। ये पोजीशन समझ में आ गई हाइपोथैलेमस की? ये सारे पार्ट में करा चुका हूं नर्वस सिस्टम में। इसमें सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। अब ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? ठीक है, हाइपोथैलेमस में सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं सिक्रेटरी न्यूरॉन्स? ठीक है, कुछ सिक्रेटरी न्यूरॉन्स तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। कुछ सिक्रेटरी न्यूरॉन्स इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। समझना। और हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा होता है? पिट्यूटरी। नीचे क्या है? पिट्यूटरी। अब ये आप जानते हैं पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? पिट्यूटरी से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, ऐसे बनाओ, ये हाइपोथैलेमस था, ये हाइपोथैलेमस था, ये पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं बस। सिक्रेटरी न्यूरॉन्स है, एक तरफ तो रिलीजिंग हार्मोन्स, ये क्या रिलीज करेंगे? इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, कुछ समझाना चाह रहा था पर देखो कैसे बन रहा है, देखते हैं। यानी यहां से रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे जो पिट्यूटरी के एंट्री लोग को कहेंगे भाई चालू हो जाओ। यहां से इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेंगे जो पिट्यूटरी के एंट्री लोग को बोलेंगे भाई बंद हो जाओ। ये सारी बातें एंटीरियर लोग के लिए चल रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, पोस्टीरियर के लिए बात नहीं चल रही, ठीक है? तो अब कौन से रिलीजिंग हार्मोन है, कौन कौन से? पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? जैसे ग्रोथ हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। समझना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है पहला। फिर दूसरा बात करूंगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कौन सा रिलीज करता है? कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोट्रोफिक, ACTH। और कौन सा? ठीक है, ग्रोथ हार्मोन गया, ये हो गया, ये हो गया। गोनाडोट्रोफिन, गोनाडो, GN, गोनाडोट्रोफिन। ट्रोफिन, कौन कौन से गोनाडोट्रोफिन? LH एंड FSH। और कौन सा? प्रोलैक्टिन, PRL। 1 2 3 4 5 हो गए। ये सब कहां से निकल रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। समझने की कोशिश करना, सब कहां से निकल रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा रिलीजिंग हार्मोन इसको रिलीज कराएगा? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा रिलीजिंग हार्मोन कौन सा? ठीक है, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज कौन कराएगा? GnRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सोमैटोकाइनिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को? सोमैटोकाइनिन, सोमैटोकाइनिन। तो सोमैटोकाइनिन क्या काम कराते हैं? यहां से निकलेंगे हाइपोथैलेमस से, ये हाइपोथैलेमस से निकलेंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस करेंगे क्या करने के लिए? ग्रोथ हार्मोन को, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए। समझना, हाइपोथैलेमस से निकलेंगे, दूसरे हार्मोन लिख रहा हूं मैं, नंबर 1 दूसरा लिखो, TSH रिलीजिंग हार्मोन। और कौन नंबर तीसरा कौन सा निकलेगा यहां से? कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और कौन सा निकलेगा नंबर चौथा? गोनाडोट्रोफिन, GnRH रिलीजिंग हार्मोन। पांचवा कौन सा निकलेगा यहां से? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो सारे रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलते हैं? आप बोलोगे हाइपोथैलेमस से। जो किसको स्टिमुलेट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्या रिलीज करने के लिए? इन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। समझ रहे हो? अब इनके सीक्रेशन को रोकना भी है, इसके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं। समझना, जैसे जैसे इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करूं तो समझना, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन ये इनहिबिटिंग हार्मोन है। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को। समझना मेरी बात। अगर मैं PRL की बात करता हूं तो PRL के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है डोपामाइन। डोपामाइन प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो सर बीच वाले हार्मोन के सीक्रेशन को कौन इनहिबिट करता है? फीडबैक इनहिबिशन होता है इनका, फीडबैक, फीडबैक इनहिबिशन। अब समझने की कोशिश करना, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपो। तो हाइपोथैलेमस में होते कौन है? आप बोलोगे सिक्रेटरी न्यूरॉन। ये क्या है? सिक्रेटरी न्यूरॉन। हाइपोथैलेमस में कौन है? सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं। हाइपोथैलेमस में कौन है? सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं। तो ये सिक्रेटरी न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं? ये सिक्रेटरी न्यूरॉन रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है इन हार्मोन के सीक्रेशन और इनहिबिशन के लिए। जैसे यहां से निकलेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी सोमैटोकाइनिन। कुछ कभी कंफ्यूजन होगा, सोमैटोकाइनिन, सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को बोलते हैं, सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को बोलते हैं। समझ रहे हो? एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, और एक ग्रोथ हार्मोन है। इसमें कंफ्यूज मत होना, समझे या नहीं समझे? यस, डोपामाइन भाई, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? हार्मोन ही तो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो न्यूरॉन से निकल रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो इनडायरेक्टली ये सब न्यूरॉन से ही तो निकल रहे हैं, सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं बेटा। समझ रहे हो? ये सब सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं जो इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो डोपामाइन हो, सोमैटोस्टैटिन हो, फीडबैक इनहिबिशन समझते हो? ये हार्मोन का लेवल जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये हार्मोन अपने सीक्रेशन को खुद ही रोक देंगे। इसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। जो अपने सीक्रेशन को खुद रोक दे वो फीडबैक इनहिबिशन है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ सम रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन से हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन कौन से हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी के किन हार्मोन को ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन कंट्रोल करते हैं? ये बताओ, समझ में आया है नहीं आया? आया नहीं आया? राहुल कुमार, बुद्धि कहां है? बुद्धि यहां लगाओ यार, कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये अगर नहीं ध्यान यहां लगा रहे हो राहुल जी, तो बिगड़ जाएगा मामला। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है क्या करके? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करके। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन? इन वाले हार्मोन को। हाइपोथैलेमस के सिक्रेटरी न्यूरॉन से ये हार्मोन निकलेगा तो इसके सीक्रेशन को बढ़ाएगा, ये हार्मोन निकलेगा 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 इसके सीक्रेशन को बढ़ाएगा। अगर हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन निकलेगा इसके सीक्रेशन को रोकेगा, ये हार्मोन निकलेगा इसके सीक्रेशन को रोकेगा। बीच वाले हार्मोन की बात करूं तो ये खुद अपने सीक्रेशन को रोकते हैं, सिंपल। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होती है।
फिर से आनंद आया, आदित्य वर्मा, यार आदित्य को कम से कम आनंद तो आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आनंद भी आ रहा है और बीएमएस भी हो रहा है।